हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज से हम CDP का टॉपिक फर्स्ट वीडियो यानी कि बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल चित्रात्मक वीडियो के साथ आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। एकदम बेस्ट कंसेप्ट के साथ बिल्कुल बेसिक से CDP का चित्रात्मक वीडियो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपको हम EVS का वीडियो अपलोड करते हैं, फिर हम बाल विकास का से शुरू किए हैं, यानी बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का हम टॉपिक वाइज बाल विकास, EVS, मैथ्स का, संस्कृत का, हिंदी का सभी का वीडियो इसी तरह मैं लेकर के आता रहूँगा और ये क्लास आपकी एग्ज़ाम तक चलने वाली है। आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल RCT एकेडमी के नाम से है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका वृद्धि और विकास। तो वृद्धि क्या होते हैं, विकास क्या होते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं, क्या फ़र्क होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर CDP में देखने को मिलते हैं। तो क्या होते हैं वृद्धि, देखते हैं कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है। वही विकास की बात करें तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, क्या आता है, मैच्योरिटी आती है तो उसे ही हम विकास कहते हैं। यानी मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास यानी इमोशन, है ना। जबकि वृद्धि क्या है, वृद्धि जब हमारे शरीर की संरचना, जैसे कह सकते हैं लंबाई का बढ़ना, मोटाई का बढ़ना, है ना, तो इसी को हम वृद्धि कहते हैं। जबकि विकास क्या है, विकास मानसिक विकास होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है ना। तो वृद्धि और विकास में यह अंतर है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी वृद्धि बाहरी से दिखाई देते हैं, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, जैसे मस्तिष्क या भाषा ज्ञान, है ना। इसी तरह हम सारा CDP का बिल्कुल बेसिक से सारा क्लास कराने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि CDP में हमको 30 से 30 आए और CTET के एग्ज़ाम में 150 में से 130 प्लस आए तो आप ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं बेहिचक। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। क्या होती है वृद्धि, कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई चौड़ाई, है ना, लंबाई चौड़ाई कुछ समय के बाद रुक जाती है। जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास जो है आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, कभी हमारी लंबाई बढ़ती तो कभी हमारा भार बढ़ता है ना। यानी क्रम के अनुसार ये नहीं चलता है, कभी लंबाई बढ़ जाता है तो कभी भार बढ़ जाता है, कभी भार घट जाता है, यानी कि यह क्रम से नहीं चलता है। जबकि विकास में निश्चित क्रम होता है, उदाहरण से देख सकते हैं, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, जितना नहीं चाहेंगे नहीं होगा। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे हम भार, लंबाई को नाप सकते हैं।
जबकि विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। जैसे सामाजिक विकास किस बच्चे में कितना हो चुका है, मानसिक विकास कितना हो चुका है, इसका हम मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, लेकिन किस में कितना नैतिकता आया ये चीज़ का मापन नहीं कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि केवल और केवल परिमाणात्मक होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा हो तो जब वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा हो तो उसे वृद्धि हो रही है, परंतु यह जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है ना। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, जबकि वृद्धि बिना विकास के संभव नहीं है। यही सब चीज़ है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, समझते हैं ना। तो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। जैसे बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है, छोटे बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आती है उतना। अब विकास के कुछ आयाम हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। विकास बहुआयामी होता है। कई बार तो यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि विकास की दिशा होती है, तो विकास की दिशा बहुदिशात्मक होती है, बहुआयामी होती है ना। तो विकास बहुआयामी होता है। जैसे शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, यह एक तरफ से बालक के शरीर विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर करने से संबंधित होता है, कंट्रोल करने से संबंधित होता है विकास। जैसे गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज होता है, यानी हमारे मांसपेशियों का कम यूज होता है फाइन मोटर स्किल्स में। देखिए इसमें और ये है ग्रोस मोटर स्किल्स, ये फाइन मोटर स्किल्स। इसमें मसल का कम यूज होता है। जैसे देख सकते हैं ये बच्चा लिख रहा है, इसमें मसल्स का इसको जो है कम यूज हो रहा है, यानी मांसपेशियों का कम यूज हो रहा है। ये बच्चा कलरिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, तो ये सभी चीज़ें हैं आपका। जबकि ग्रोस मोटर स्किल्स में इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे एक पैर पर खड़ा होना, जंपिंग करना, तो ये सब आपका ग्रोस मोटर स्किल्स है। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक और भाषा विकास। तो विकास के इतना सारा आयाम है। अब है बाल विकास के कुछ सिद्धांत, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान अनुसरण करती है, जैसे मानव, हाथी। विकास की दिशा का सिद्धांत, तो विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। विकास की दिशा सिर से यानी हेड से, आपके माथे से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख कहलाता है।
हम यह कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। विकास क्या होता है? क्रमिक होता है। जब सिर से शुरू होगा और पैर की तरफ चलेंगे तो उसे कहेंगे मस्काधोमुखी, और जब शरीर के मध्य भाग से शुरू होंगे और पैर की तरफ चलेंगे तो उसे कहेंगे दूरभिमुख। यहाँ सभी क्वेश्चन बनते हैं आपका। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है आपका निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो किस विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास जो है वो आपके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। विकास जीवन पर्यंत चलती है और यह विकास जो है ये माँ के गर्भ से शुरू होती है और मनुष्य के मृत्यु पर्यंत यानी कि मृत्यु तक चलती रहती है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या होता है? तो जब हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण जैसे कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, है ना। अगला है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। तो एकीकरण का सिद्धांत आपका कहता है कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। आया समझ में? एकीकरण का सिद्धांत वह होता है कि बच्चों में जब एकीकरण का गुण पाया जाता है, जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगला है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेजी से होता है तो किसी में कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। माने कि बच्चों में जो विकास है वो बच्चों के आनुवांशिकता और पर्यावरण पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? बच्चों की विकास तो पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, है ना। हमारी मोटिवेशन, इंटरेस्ट etc अलग अलग होती है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत आपको यह बताता है कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। अब बाल विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं। जैसे कि प्रसव पूर्व 9 महीने या कह सकते हैं 280 दिन। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रसव पूर्व होता है। प्रसव पूर्व आपका 9 महीने या 280 दिन कह सकते हैं। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। जैसे शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, नैतिकता का अभाव। तो शैशवावस्था में क्या, शैशवावस्था की विशेषता है कि वो बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, उसमें नैतिकता का अभाव होता है। आगे आपका पूर्व बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था, शिशुवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आपका 2 से 6 वर्ष का होता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष का होता है। पूर्व बाल्यावस्था, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, यानी सीखने की जिज्ञासा इसमें ज़्यादा होती है। जैसे बच्चा जैसा देखेगा, अपने माता पिता को घर में जैसा करते हुए देखेगा वैसा सीखेगा, गाली देते हुए देखेगा गाली सीखेगा, यानी अनुकरण ज़्यादा करता है, यानी कि देख करके अपने माता पिता से सीख लेता है, अनुकरण कर लेता है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है, यानी इस अवस्था को खिलौने का एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष के होते हैं। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक यानी कि तर्क वितर्क करना। इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे का स्कूल आरंभ होता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था यानी गेम्स स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली या समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में बच्चा गैंग बनाने शुरू कर देते हैं, यानी ग्रुपिंग शुरू कर देते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को ही जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। और सबसे जो है आपका किशोरावस्था आपके होते हैं 12 से 13 या 13 से 18 वर्ष की होते हैं। अब इसके कुछ विशेषता हैं बाल्यावस्था की। तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान या उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। विषमलिंगी आकर्षण यानी कह सकते हैं। इस अवस्था को स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय